रात के 12:30 बज चुके थे, पर भाग्यवती की आंखों से नींद गायब थी। लेटे लेटे वह अतीत की यादों में खो गई। उसे वह दिन आज भी भली भांति याद है, जब उसने तीसरी संतान के रूप में भी बेटे को जन्म दिया था। भाग्यवती और उसका पति धनपत दोनों उस दिन खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे। तीसरे बेटे राकेश के जन्म के समय पहला बेटा राजवीर 6 साल, दूसरा बेटा राजेश 3 साल का था। उस दिन गांव की सभी औरतें उसे बधाई देने आई थी। गांव में हर औरत भाग्यवती के भाग्य को सराहती थी। भाग्यवती के 3 बेटे हैं। वह तो बेटी की शादी, दहेज की सारी चिंताओं से बच गई। बुढ़ापे में उसकी बहुत सेवा होगी। आखिर 3 बेटों की माँ है। उन दिनों भाग्यवती के चेहरे पर 3 बेटों की माँ होने का गर्व साफ झलकता था। वह अपने भाग्य पर खूब इतराती। मैं पुलिस में हूँ, ईमानदारी से कमाता हूँ, दूसरों की तरह बेईमानी नहीं करता। फिर भी मेरी इतनी आमदनी है कि अपने बेटों को अच्छी शिक्षा दे सके। हम इन्हें बहुत पढ़ाएंगे। देखना, मेरे बेटे अच्छे अच्छे पदों पर नौकरी करेंगे। एक दिन भाग्यवती के पति धनपत ने कहा। तीनों बेटों को अच्छे से अच्छे विद्यालयों में पढ़ाया। माता पिता ने तीनों की छोटी से छोटी आवश्यकताएं पूरी की। पढ़ाई से जुड़ी हर सुविधा देने के बावजूद भी छोटे बेटे राकेश को छोड़कर राजेश और राजवीर हमेशा पढ़ाई में कमजोर ही रहे। आज राजवीर का 8वीं कक्षा का परिणाम आने वाला है, याद है? भाग्यवती ने पूछा। हाँ याद है। पता नहीं इस लड़के का क्या परिणाम आएगा। मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि बस यह पास हो जाए। पढ़ाई में तो इस लड़के का मन नहीं लगता, धनपत ने कहा। राजवीर पास हो जाए, इसी इच्छा से भाग्यवती भी बार बार भगवान के सामने हाथ जोड़ती रही। जब राजवीर घर लौटा तो उसका उदास चेहरा देखकर माँ बाप सब समझ गए। जिस बात का डर था वही हुआ, राजवीर फेल हो गया। अगले ही दिन राजवीर को घर पर ट्यूशन देने के लिए अध्यापक रखा गया। धनपत स्वयं भी कभी कभी राजवीर को पढ़ाता, परंतु घर वालों की लाख कोशिशों के बावजूद राजवीर का मन पढ़ाई में नहीं लगता। जो रुपए उसे किताब खरीदने के लिए मिलते, वह उन रुपयों से फिल्म देखने चला जाता। एक दिन धनपत को राजवीर की गणित की किताब से फिल्म की टिकट मिली। पिता ने कड़ाई से पूछा, एक थप्पड़ भी लगाया, पर राजवीर बार बार यही कहता रहा, मैं फिल्म देखने नहीं गया। मेरा एक दोस्त है निकेतन, वो स्कूल से भागकर फिल्म देखने जाता है। उसने कल मेरी गणित की किताब ली थी, आज लौटाई है, उसी ने रखी होगी। धनपत ने बेटे की बात पर विश्वास कर लिया। राजवीर अब बात बात पर झूठ बोलने लगा। राजवीर माता पिता को खुश करने के लिए कहता, माँ इस बार देखना, मैं बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाऊंगा, तुम्हें निराश नहीं करूंगा। बेटे के मुख से ऐसी बातें सुनकर भाग्यवती को विश्वास होने लगा कि इस बार तो राजवीर पास हो ही जाएगा। धनपत राजवीर को कभी कभी पढ़ाता था, इसलिए उसे राजवीर से कम उम्मीद थी। फिर भी वह यह आशा पाले था कि शायद इस बार बेटा पास हो जाए। 8वीं कक्षा का परिणाम आया। राजवीर इस बार भी फेल हो गया। धनपत और भाग्यवती को निराशा ने घेर लिया। राजवीर ने भी कुछ दिन बाद स्पष्ट कह दिया, मैं नहीं पढ़ना चाहता, मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता। पिता के लाख समझाने के बावजूद भी उसने पढ़ाई छोड़ दी। धनपत और भाग्यवती को अब राजेश और राकेश से ही उम्मीद थी, परंतु वक्त के साथ राजेश ने भी उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। वह 10वीं कक्षा में फेल हो गया। उसने भी माता पिता से साफ कह दिया कि अब मैं नहीं पढ़ूंगा। राकेश बचपन से ही पढ़ने में अव्वल रहा। भाग्यवती हमेशा अपने पति से कहती, निराशा मत हुआ करो, इन 2 नालायकों ने तो हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया, पर अपना राकेश तो हमेशा से ही पढ़ने में होशियार रहा है। देखना, राकेश हमारा नाम जरूर रोशन करेगा, कोई बड़ा अफसर बनेगा। दोनों बड़े भाई कभी कभी राकेश को भी जबरदस्ती फिल्म दिखाने ले जाते। धीरे धीरे राकेश को सिनेमा का चस्का लग गया। अब वह कक्षा में अव्वल तो नहीं आता था, पर पास हो जाता था। जब 12वीं कक्षा में आया तो बुरी संगत के लड़कों से उसकी दोस्ती हो गई। घर से विद्यालय के लिए निकलता, पर विद्यालय न जाकर दिन भर मस्ती करता, ताश खेलता, फिल्में देखने जाता। पढ़ाई से उसका भी मन उचट गया था और 12वीं कक्षा में राकेश फेल हो गया। भाइयों के नक्शे कदम पर चलते हुए उसने भी पढ़ने से इनकार कर दिया।
माता पिता के सारे सपने एक एक कर चूर हो गए। धनपत को अब चिंताओं ने घेर लिया। धनपत की नौकरी के अब कुछ वर्ष ही बाकी थे। एक दिन उसने अपने तीनों बेटों से कहा, मैंने तुम्हें हर सुविधा दी, तुम्हारी हर ज़रूरत को पूरा किया। उसके बावजूद तुम तीनों ने मुझे और तुम्हारी माँ को निराशा के अलावा कुछ नहीं दिया। सारी ज़िंदगी मैं नहीं कमा सकता, इसलिए अब तुम तीनों को कोई काम धंधा तलाश करो। ऐसे घर में कब तक बैठे रहोगे? मैं और तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारा ध्यान रखने के लिए जीवित नहीं रहेंगे। तीनों भाइयों ने बहुत कोशिश की, परंतु कहीं कोई अच्छा काम उन्हें नहीं मिला। भाग्यवती ने एक दिन धनपत से कहा, तीनों रोज किसी अच्छी नौकरी की तलाश करते हैं, परंतु कहीं अच्छी नौकरी ही नहीं मिलती। मिलेगी कैसे? पढ़ाई करते तभी तो नौकरी मिलती। गुस्से में धनपत ने कहा, अगर नौकरी नहीं मिली तो आपके रिटायर हो जाने के बाद ये घर कैसे चलेगा? हमारे बाद इन तीनों का क्या होगा? अब आप ही कुछ करो। अपने महकमे में ही किसी तरह जुगाड़ करके इन्हें किसी काम पर लगाओ। भाग्यवती ने कहा, तुम जानती हो मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। अपने महकमे में जुगाड़ का मतलब होता है रिश्वत देकर काम कराना। मैं यह नहीं कर सकता। धनपत ने कहा, वो हमारे बेटे हैं, हम उनके लिए जो कुछ कर सकते हैं करना होगा। हमारे बाद उनका पेट भरने वाला कोई नहीं। अगर अपने सिद्धांतों को भी त्यागना पड़े तो अपने बच्चों के लिए हमें यह भी करना होगा। उदास स्वर में भाग्यवती ने कहा। भाग्यवती और धनपत बहुत देर तक चुपचाप और उदास वहीं बैठे रहे। धनपत उस रात सो भी नहीं पाया। उसके हृदय में बहुत उथल पुथल मची थी। आज वो अपने भीतर बहुत कुछ टूटा हुआ महसूस कर रहा था। धनपत ने कुछ लोगों को रिश्वत देकर, कुछ उच्च अधिकारियों की सहायता से भी तीनों बेटों को पुलिस में सिपाही भर्ती करवा दिया। भाग्यवती ने तीनों बेटों की नौकरी लग जाने की खुशी में सारे मोहल्ले में मिठाई बांटी थी। उस दिन धनपत खुश भी था और उदास भी। तीनों बेटों के विवाह धूमधाम से किए गए। उस दिन भाग्यवती के पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। उसके घर 3-3 बहुएं आई थी। उसका घर खुशियों से भर गया था, परंतु खुशियां ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाई। भाग्यवती पर दुखों का पहाड़ उस दिन टूट पड़ा जब उसने अपने पति को एक दुर्घटना में खो दिया। 3 बेटों से सेवा की उम्मीद थी। वो बेटे पिता की मृत्यु के कुछ दिन बाद ही माँ को अकेला छोड़कर अपनी बीवियों को साथ लेकर दिल्ली चले गए। तीनों बेटों की पोस्टिंग दिल्ली में थी। उस दिन भाग्यवती कई घंटे रोती रही। अब वह अकेलेपन से जूझ रही थी। उसका स्वास्थ्य दिन ब दिन गिरने लगा। अकेली जान के लिए खाना बनाना उसे भारी लगने लगा। कई बार रात का बासी खाना सुबह खाती, कभी सुबह का बचा खाना रात में खाती। जब किसी दिन तबीयत बिगड़ जाती या खाना बनाने का मन नहीं करता तो 2-2 दिन तक भूखी लेटी रहती। हर दिन उसे पहाड़ सा लगने लगा। पति की पेंशन से उसका गुजारा चल रहा था। इसी तरह अकेलेपन को झेलते हुए उसे 10 साल बीत गए। पर इन 10 सालों में भी किसी बेटे ने अपनी माँ को साथ रखना जरूरी नहीं समझा। कभी कभी बेटे फ़ोन कर लेते थे। राजवीर से बात करते हुए कई बार भाग्यवती ने कहा, बेटा मेरा यहाँ मन नहीं लगता, एक एक दिन मुश्किल से कटता है, कुछ दिन अपने पास बुला लो। तुम लोग तो मुझे भूल ही गए हो। माँ तुम यहाँ आ जाओगी तो घर की देखभाल कौन करेगा? तुम्हें घर की देखभाल के लिए गांव में ही रहना होगा। यह कहकर राजवीर ने फ़ोन काट दिया। भाग्यवती के आंसू उस रात थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक रोज जब भाग्यवती छत पर कपड़े सुखा रही थी तो कपड़ों से गिरे पानी के कारण उसका पैर फिसल गया और वह छत से आंगन में गिर गई। उसकी चीख सुनकर पड़ोसी दौड़ आए। जल्दी से उसे शहर के अस्पताल ले जाया गया। गिरने के कारण उसके घुटने से ऊपर की एक हड्डी टूट गई है। इलाज के लिए 20,000 रुपये जमा करा दीजिए, डॉक्टर ने भाग्यवती के साथ आए गांव के लोगों से कहा। यह खबर तीनों बेटों तक पहुंचाई गई। पड़ोसी काका ने फ़ोन पर तीनों लड़कों से विनती की कि बेटा अपनी माँ को साथ ले जाओ, उसका इलाज कराओ। यहाँ कौन है उसकी देखभाल करने वाला? छोटा बेटा राकेश माँ को दिल्ली ले आया। उसे यहाँ आए 1 हफ्ता हो गया था। यहाँ आने के बाद बेटे बहू ने उसकी बहुत सेवा की। बहू सबसे पहले खाना भाग्यवती को खिलाती, अपनी सास के कपड़े धोती, बालों में तेल लगाती। आज लेटे लेटे भाग्यवती यही सोच रही थी, मैं कैसी माँ हूँ जो अपने ही बेटों को कपूत समझ रही थी। नौकरी से घर लौटकर
मेरे बेटों को खाना बनाना पड़ता, बर्तन धोने पड़ते, शाम को थके हुए घर आते हैं, कैसे कर पाते काम। इसलिए ही बहुओं को साथ ले आए और मैं इन्हें गलत समझती रही। मेरी चिंता मेरे बेटे करते हैं, तभी तो मेरे बारे में जानने के लिए तीनों फ़ोन किया करते थे। मैं इन्हें स्वार्थी कहती थी, परंतु स्वार्थी तो मैं हो गई थी। मेरे बेटे तो बहुत अच्छे हैं। इसी उधेड़-बुन में उसकी नींद गायब थी। खुशी खुशी दिन बीतने लगे। उसे यहाँ आए 25 दिन कब पूरे हो गए उसे पता भी नहीं चला। इसी बीच राजवीर और राकेश भी उससे 3-4 बार मिलने आए। राकेश ने अब तक अपनी माँ के पैर की टूटी हड्डी का इलाज नहीं कराया था। भाग्यवती भी अब लकड़ी के सहारे धीरे धीरे खड़ी होने लगी। भाग्यवती सोचती राकेश के पास वक्त नहीं है। जब भी उसके पास वक्त होगा वह मुझे अस्पताल जरूर ले जाएगा। शाम को थक कर लौटे बेटे से अस्पताल कब लेकर जाएगा, बार बार यह पूछने का उसका मन नहीं करता था। अक्सर रात में बेटे को गोद में लिटाकर उसके बालों को कई देर तक सहलाती, जैसे हृदय का सारा प्यार उस पर लुटा देना चाहती हो। एक दिन शाम को टेलीविज़न देखते हुए भाग्यवती बोली, बेटा अब मैं हमेशा अपने बहू बेटों और पोते के साथ रहूंगी। कितने अच्छे परिवार को छोड़कर मैं गांव में अकेली क्यों रहूं? मैं अब वापस नहीं जाऊंगी। यह सुनकर राकेश और उसकी पत्नी अनीता को सांप सूंघ गया। राकेश को दूसरे कमरे में आने का इशारा करके अनीता वहां से चली गई। आप तो कहते थे कि माँ की इतनी सेवा करो कि वह चलने लायक हो जाए और जब धीरे धीरे चलने लगेगी तो वापस गांव छोड़ आओगे, पर आपकी माँ तो मेरी छाती पर मूंग दलना चाहती है। अब मैं एक दिन भी इनका कोई काम नहीं करूँगी, अनीता ने गुस्से में कहा। राकेश ने उसे समझाते हुए कहा, यदि उस वक्त माँ को नहीं लाता तो गांव में हमारी क्या इज्जत रह जाती। राजवीर भैया ने कहा था जाकर माँ को ले आओ, फिर मैं अपने घर ले आऊँगा। अब जब मैं माँ को लेकर आया तो उन्होंने भी माँ को ले जाने से इनकार कर दिया। मैंने सोचा था जब थोड़ा सा चलने लायक हो जाएंगी तब गांव छोड़ आऊँगा। मुझे भी कहाँ पता था कि माँ को अपनी सेवा कराने का इतना शौक है कि जाने से इनकार कर देंगी। तुम चिंता मत करो, अब देखो मैं कैसे मुसीबत से पीछा छुड़ाता हूँ। माँ, राजवीर और राजेश भी तो तुम्हारे साथ रहना चाहते होंगे, कुछ दिन उनके यहाँ भी रह आओ, राकेश ने माँ से कहा। भागवती को बेटे की यह बात ठीक लगी। आखिर उसके लिए तीनों बेटे बराबर हैं। उसने तय किया कि वह पहले बड़े बेटे राजवीर के घर जाएगी, फिर मंझले बेटे राजेश के घर पर रहने जाएगी। राकेश ने राजवीर को फ़ोन करके सब बता दिया। माँ अब गांव वापस नहीं जाना चाहती, हम तीनों के साथ रहना चाहती है। मैं आज उन्हें आपके घर छोड़ जाऊंगा। मेरे घर आए उन्हें 1 महीना हो गया है, मैं अब नहीं रख सकता, अब आप रखिए। जब माँ को लेकर राकेश राजवीर के घर पहुंचा तो राजवीर की पत्नी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, यह बुढ़िया मेरे घर में नहीं रहेगी। अगर ये मेरे घर में रही तो मैं जहर खा लूँगी। फिर सासू जी आप भी खुश रहना। भाग्यवती को ऐसा लगा कि जैसे किसी ने एक साथ उसे 1000 कोड़े लगा दिए हो। उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। भरे गले से भाग्यवती ने कहा, राजवीर बेटा मैं तुम्हें सुखी देखना चाहती हूँ। मेरे यहाँ रहने से तेरे घर की सुख शांति खतरे में पड़ती है तो मैं नहीं रहूँगी। तुम दोनों खुश रहो। यह कहकर वह राजवीर के घर से बाहर आ गई। मंझले बेटे राजेश का घर वहाँ से 50 कदम की दूरी पर ही था। राकेश को डर था कि कहीं राजेश या भाभी भी ऐसा कुछ ना कह दे जिसके कारण उसे माँ को वापस अपने घर ले जाना पड़े। उसने एक तरकीब सोची। राजेश के घर में प्रवेश करते ही राकेश ने कहा, भैया हम कुछ दिन के लिए बाहर घूमने जा रहे हैं, इसलिए तुम्हें माँ को अपने पास रखना ही होगा। राजेश तक भी यह खबर पहुंच चुकी थी कि माँ अब वापस गांव नहीं जाना चाहती। न चाहते हुए भी वह माँ को रखने के लिए मजबूर होना पड़ा। राजेश के परिवार को भाग्यवती का यहाँ रहना पसंद नहीं था, इसलिए अपने माता पिता के बताए रास्ते पर चलकर भाग्यवती का पोता अरुण, जो अभी 8 साल का ही था, वह भी अपने माता पिता की तरह अपनी दादी से बात नहीं करता था। भाग्यवती को यहाँ हफ्ते में 1 बार नहाने दिया जाता। बहू से जब नहाने के लिए पूछती तो बहू संतोष कहती, कौन देखने आ रहा है तुम्हें जो रोज रोज नहाकर दुल्हन बनना चाहती हो? कोई ज़रूरत नहीं।
मैं हमारा बाथरूम रोज गंदा नहीं करवा सकती। भाग्यवती खून के घूंट पीकर चुप रह जाती। अपने कपड़े स्वयं धोती। उसके खाने के बर्तन अलग कर दिए गए थे, जो उसकी चारपाई के नीचे पड़े रहते थे। सबके खाना खा लेने के बाद बचा हुआ खाना संतोष भाग्यवती की थाली में डाल जाती। उसकी चारपाई घर की बालकनी में डाल दी गई थी। दिल्ली में मई के महीने में पड़ने वाली जबरदस्त गर्मी में वह पंखे के बिना सोने के लिए मजबूर थी। सारी रात करवटें बदलती रहती। मच्छर बार बार कानों में भिनभिनाते। पसीने से सारा शरीर भीगा रहता। साड़ी के पल्लू से हवा डालते हुए हाथों में दर्द हो जाता। पर रात थी कि खत्म ही नहीं होती थी। इस अपमान को सहते हुए कितनी बार उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, क्या इतने दुख दिखाने के लिए तूने मुझे जिंदा रखा है? अब बर्दाश्त नहीं होता, अब अपने पास बुला ले। राकेश के पापा आप तो चले गए, पर मुझे यहाँ क्यों छोड़ गए? देख रहे हो, जिन बेटों से सेवा की उम्मीद थी वो मेरा कितना ध्यान रख रहे हैं। अब मुझे अपने पास बुला लो। पोते अरुण के दोस्त जब भी घर आते तो वह भागवती से कहता, जा छत पर चली जा, वरना तुझे देखकर मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। भागवती गीली आंखें पोंछते हुए छत पर चली जाती। घंटों धूप में पसीने से भीगी बैठी रहती। आंखें झरना बन गई थी, जिनसे आंसू बहते रहते थे। भाग्यवती ने राजेश से कई बार उसे राकेश के घर छोड़ आने को कहा। तब राजेश कहता, तुम्हारी तो नौटंकी ही चलती रहती है। वही तो थी इससे पहले, तब क्यों आई थी यहाँ? आज मुझे यहाँ छोड़ आओ, कल वहाँ छोड़ जाओ। फालतू वक्त नहीं है मेरे पास। जिस दिन थोड़ा भी वक्त होगा छोड़ आऊँगा। एक रोज़ राजेश माँ को छोड़ने राकेश के घर गया। राकेश और अनीता दोनों घर पर थे। माँ को देखते ही राकेश ने कहा, अभी तो तुम्हें यहाँ से गए 20 दिन भी पूरे नहीं हुए और तुम इतनी जल्दी यहाँ चली आई। हमने तुम्हारी बहुत सेवा कर ली, हम और नहीं कर सकते। तुम कितनी स्वार्थी हो, हम सब पर बोझ बन गई हो। ये सोचकर तुम्हारी सेवा की थी, थोड़ा चलने लगोगी तो गांव छोड़ आऊँगा, पर तुमने तो भर यहाँ रहने का सोच लिया। भागवती ने निराशा आंखों से उसे देखते हुए भरे स्वर में कहा, बेटा मुझे गांव छोड़ आओ। अब मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। तुमने मेरा इलाज तो नहीं कराया, पर इस टूटे पैर से ही मैं घसीट लूँगी। तूने और तेरी बीवी ने मेरी 1 महीने की सेवा की है, मैं तेरा यह एहसान नहीं भूलूंगी। मुझे अभी गांव छोड़ा। तभी राजवीर भी वहां आ पहुंचा तो उसने आते ही कहा, कौन सा घर? वो हमारा भी घर था। हमें रुपए की ज़रूरत थी और उस घर की अच्छी रकम मिल रही थी। हमने उसे बेच दिया। हमें तो वहाँ रहना ही नहीं था। उसका रख कर क्या करते? तुम्हारा क्या है? तुम तो कुछ साल की मेहमान हो। अगर हम पर बोझ नहीं बनना चाहती हो तो कहीं जाकर मर क्यों नहीं जाती? भाग्यवती का चेहरा रो रो कर लाल हो चुका था। 3 बेटों के होने के बावजूद आज उसे लग रहा था जैसे उसने अपना सब कुछ खो दिया है और इस दुनिया की भीड़ में वो अकेली रह गई है। आज उसे अपना भाग्यवती होने का बहुत दुख हो रहा था। बार बार गांव की औरतों के शब्द उसके कानों में गूंजने लगे। भाग्यवती की बुढ़ापे में बहुत सेवा होगी, आखिर 3 बेटों की माँ जो है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।